वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की जो ट्वेल्थ सीरीज की इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम पोइट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पोइट्री सेक्शन में हमने जो आपकी पोएम है एन इवनिंग वेट विद रेन ये हमने पढ़ी, जिसे वेदपाल डीप ने लिखा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसकी समरी और इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी हम सीखेंगे। तो इसकी समरी डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर वक्त को ज़ाया किए आइए हम समरी पे आते हैं। द पोएम एन इवनिंग वेट विद रेन कंपोज्ड बाय एन इमिनेंट डोगरी राइटर, यानी जो पोएम है एन इवनिंग वेट विद रेन कंपोज्ड बाय एन इमिनेंट डोगरी राइटर, इसे एक मशहूर डोगरी राइटर ने लिखा है जिसका नाम है वेदपाल दीप। यानी वेदपाल दीप ये एक मशहूर डोगरी राइटर है और इसी ने इस पोएम को लिखा है जो 1929 यानी 1929 में ये पैदा हुए और 1995 में इनकी वफात हुई। इज ए डोगरी पोएम ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय शिवनाथ, यानी जो एन इवनिंग वेट विद रेन ये असल में एक डोगरी पोएम है और इसे ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में शिवनाथ ने। The poem expresses the poet's sadness, hopelessness, and depression when he walks through a lane in an evening wet with rain. यानी यहाँ पे कहता है the poem expresses the poet's sadness, यानी जो ये पोएम है इसमें पोएट की जो सैडनेस है, जो उसकी मायूसी है, उससे जाहिर किया गया है। होपलेसनेस यानी बेबसी को, एंड डिप्रेशन और जहनी दबाव को। When he walks through a lane, जब वो एक गली से गुजरता है, in an evening wet with rain, यानी बारिश से भीगी हुई एक शाम को। There is a perfect silence all round, यानी एक मुकम्मल खामोशी होती है इर्द गिर्द। एंड एवरीथिंग इज वेट विद रेन, और हर चीज बारिश से भीगी हुई होती है। द इवनिंग इज गिविंग वे टू नाइट एंड ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज हैव कम टू अ हॉल्ट, और जो ये शाम है ये रास्ता देती है रात को, यानी अब शाम के बाद रात आने वाली होती है। एंड ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज हैव कम टू अ हॉल्ट, और तकरीबन जो सारी एक्टिविटीज हैं वो खत्म होने को होती हैं, यानी जितनी भी सरगर्मियां हैं वो खत्म होने को होती हैं। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, यानी खत्म होना। He has lost all hope in the evening of his life, which means that he has reached the last stage of his life. He has lost all the hope in the evening of his life, यानी वो अपनी जिंदगी की शाम में सारी उम्मीदें खो चुका होता है। Which means इसका मतलब ये है कि that he has reached the last stage of his life, यानी वो अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका हुआ होता है। And it has filled his old age with darkness, और इसने उसके बुढ़ापे को अंधेरे से भर दिया होता है। So he is not in a position to decide whether he should stop walking or keep going in the rain. So he is not in a position to decide, यानी वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो ये फैसला ले सके whether he should stop walking, कि वो चलना बंद करे, और keep going in rain, या वो बारिश में चलता रहे। The rain water is seeping through his shoes, यानी जो रेन वाटर है वो उसके जूतों से टपक रहा होता है, यानी उसके जूते भरे हुए होते हैं बारिश के पानी से। Which have turned his feet cold, यानी जिसकी वजह से उसके जो पाँव हैं वो ठंडे पड़ चुके होते हैं। And he feel feverish, और उससे बुखार सा महसूस होता है। The ground is slippery and there is no place to stand, जो ग्राउंड होता है अब वो उस पर फिसलन होती है और खड़ा रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। His mind is exhausted, उसका दिमाग थक चुका हुआ होता है। And his heart is dejected, यानी उसका जो दिल होता है वो मायूस होता है और थोड़ा डिप्रेस्ड होता है। So he looks for some spot to rest, अब वो कुछ जगह देखता है रुकने के लिए, यानी आराम के लिए वो कुछ जगह ढूंढता है, कुछ जगह देखता है। स्पॉट का मतलब होता है जगह और रेस्ट का मतलब होता है आराम। इन दिस पोएम ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, इस पोएम में वो अपने बचपन की यादों को याद करता है। ही रिमेंबर्स द डेज व्हेन ही यूज्ड टू स्टैंड अलोन इन द कोर्टयार्ड, यानी वो दिन याद करता है जब वो अपने सहन में अकेला बैठता था। लिसनिंग टू द स्वीट एंड प्लीजेंट साउंड ऑफ सिम्बॉल ब्रॉट बाय कूल ब्रीज, यानी वो वहां पे बैठ के एक मीठी और खुशगवार साउंड सुनता था, आवाज सुनता था ताल की, यानी ताल की मीठी और खुशगवार आवाज सुनता था। ब्रॉट बाय द कूल ब्रीज, जो ठंडी हवाएं लाती थी, यानी जो ये ताल की आवाज है ये ठंडी हवाएं लाती थी।
हिज हार्ट वुड देन बी फिल्ड विद जॉय, तब उसका जो दिल होता था वो खुशी से भर जाता था। एज इट वॉज अ टाइम व्हेन लाइफ वॉज फुल ऑफ जॉय, यानी ये वो वक्त होता था जब जिंदगी खुशी से भरी हुई होती थी, होप उम्मीद से, एंड फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जिम्मेदारियों के बोझ से आज़ाद होती थी। यानी जो इसकी जिंदगी थी तब जिम्मेदारियों के बोझ से आज़ाद होती थी। बर्डन बोलते हैं बोझ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं जिम्मेदारियों को। बट ही रिग्रेट्स दैट डेज गॉन बाय डोंट रिटर्न, लेकिन उसे अफसोस होता है कि जो दिन चले गए वो वापस नहीं आएंगे। He feels sad and dejected on remembering those days and is disappointed, यानी वो मायूसी महसूस करता है उन दिनों को याद करके जो चले गए हैं, और फिर ये डिसअपॉइंट होता है, अफसुर्दा होता है। He finds no way to call the time back which has passed and gone, यानी अब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है कि वो गुजरे हुए और गए हुए दिनों को वापस बुलाए। So the clouds of despair and hopelessness have gathered in his mind, यानी जो बादल होते हैं मायूसी के और बेबसी के, अब वो उसके दिमाग में जमा हुए होते हैं। Although there is a light of electric bulbs in some houses indicating some ongoing activities in them, अगरचे कुछ घरों में बिजली के बल्ब रोशनी देते हैं, indicating some ongoing activities in them, यानी ये इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि उन घरों में कुछ सरगर्मियां हो रही हैं। बट द पोएट इज गोइंग अबाउट इन वैन इन द साइलेंट स्ट्रीट, लेकिन पोएट के लिए इसका कोई भी मायने नहीं है क्योंकि वो एक खामोश गली से गुजर रहा होता है। ही डोंट नोस वेयर हिज डेस्टिनेशन इज, वो नहीं जानता है कि उसकी मंजिल कहाँ है। डेस्टिनेशन बोलते हैं मंजिल को। एंड ही इज इन नो हरी टू रीच देयर, और उससे वहां पर पहुंचने की जल्दी भी नहीं होती है। He simply seeks some temporary shelter, उससे कुछ टेम्पररी शेल्टर की जरूरत है, यानी एक आर्जी रहने की जगह की जरूरत है, बट नॉट परमानेंट, लेकिन मुस्तकिल नहीं। बिकॉज ही नोज दैट ही इज एट द एज ऑफ डेथ, क्योंकि वो जानता है कि वो मौत के दहाने पर है, यानी मौत के मुंह पर पहुंच चुका है। अब हम इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेमोरीज दैट पोएट टॉक्स अबाउट इन द पोएम, यानी पोएम में जिन मेमोरीज के बारे में पोएट ने बात की है वो कौन सी मेमोरीज है, यानी वो कौन सी यादाश्त, यानी किन किन यादाश्त के बारे में पोएट ने पोएम में बात की है। इसका जवाब है, इन द पोएम पोएट वेदपाल दीप टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, यानी इस पोएम में जो पोएट वेदपाल दीप है इसने बचपन की यादाश्त के बारे में बात की है। ही रिमेंबर्स द डेज व्हेन ही यूज्ड टू स्टैंड alone in his courtyard, यानी वो उन दिनों को याद करता है कि जब वो अपने सहन में अकेला बैठता था। listening to sweet sound of cool breezes, और ठंडी हवाओं की वो मीठी आवाज सुनता था। those were the days when life was full of joy and hope, यानी ये वो दिन थे जब जिंदगी भरी हुई थी खुशी से और उम्मीद से। होप बोलते हैं उम्मीद को और जॉय बोलते हैं खुशी को। the waves of air used to bring so sweet and melodious sound that it seemed to him the sound of cymbal, यानी जो वेव्स थी, हवा की जो वेव्स थी, हवा की जो लहरें थी, वो लाती थी वो एक मीठी और सुरीली आवाज लाती थी। that it seemed to him the sound of cymbal, यानी उससे ये लगता था कि ये ताल की आवाज है। ताल एक किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वेरी प्लीजेंट टू लिसन, और सुनने में बहुत ही खुशगवार लगती थी, और जो ये साउंड है ये सुनने में बहुत ही खुशगवार लगती थी। एंड हिज हार्ट वुड देन बी फिल्ड विद जॉय, और तब उसका जो दिल था वो खुशी से भरा हुआ था। तो ये थी कुछ मेमोरीज, ये थी कुछ यादाश्तें जिनके बारे में पोएट ने पोएम में बात की है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड इन द पोएम, यानी पोएम में किस किस्म का जो माहौल है वो पैदा किया हुआ है। अब इसका जवाब है, इन द पोएम सीरियस एंड सैड एटमॉस्फेयर हैज बीन क्रिएटेड, यानी इसमें सीरियस और मायूस जो माहौल है वो पैदा किया हुआ है। विद अ डार्क वेट इवनिंग, यानी एक अंधेरी और भीगी शाम के साथ। दैट पोर्ट्रेज सैडनेस, यानी जो मायूसगी की कलमी तस्वीर पेश करती है। होपलेसनेस, बेबसी की, एंड डिप्रेशन, और जहनी दबाव की। और ये जहनी दबाव, सैडनेस यानी सैडनेस यानी मायूसगी, होपलेसनेस यानी बेबसी, ये किसकी होती है? ऑफ पोएट की, यानी पोएट की डिप्रेशन, होपलेसनेस और सैड की जो कलमी तस्वीर है, सैडनेस की जो कलमी तस्वीर है वो पेश करता है। यानी पोएट की डिप्रेशन, होपलेसनेस और सैडनेस की कलमी तस्वीर पेश करता है। बिकॉज
ही हैज रीच्ड द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज में पहुंच गया होता है. ही डोंट नो व्हाई टू स्टैंड एंड व्हाट टू डू एज ही इज क्वाइट अनअवेयर ऑफ हिज डेस्टिनेशन. यानी वो ये नहीं जानता है कि कहाँ पे खड़ा रहूं, व्हाट टू डू और क्या करूं, एज ही इज क्वाइट अनअवेयर, क्योंकि वो बिल्कुल बेखबर होता है ऑफ हिज डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल से. सो ही इज वंडरिंग थ्रू द डेजोलेट लैंड. अब वो क्या करता है, यानी वो अब फिरता है. वंडरिंग का मतलब होता है फिरना, इधर उधर फिरना. थ्रू द डेजोलेट लैंड, एक वीरान गली में ये अब फिरता है. इन द इवनिंग वेट विद रेन, यानी बारिश से भीगी हुई शाम में. अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं. अगला सवाल है व्हाट मेक्स द पोएट टायर्ड, यानी कौन सी चीज है जो पोएट को थका देती है. अब उसका जवाब है द होल एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इन पोएम मेक्स द पोएट टायर्ड एज ही इज इन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ. यानी जो पूरा एटमॉस्फेयर है क्रिएटेड इन द पोएम, जो पोएम में पैदा किया है, मेक्स पोएट टायर्ड, यानी जो पूरा माहौल पोएम में पैदा हुआ है, ये पोएट को क्या करता है, ये पोएट को थका देता है. एज ही इज इन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, जैसे कि वो अपनी जिंदगी की शाम में होता है. एंड नो होप इज लेफ्ट फॉर हिम, और उसके लिए कोई भी उम्मीद बाकी नहीं होती है. द स्लीपलेस नाइट हैव मेड हिज आईज हेवी, यानी जो स्लीपलेस नाइट है वो उसकी आंखों को भारी बना देती है. एंड हिज बॉडी इज फेवरिश, और उसके जिस्म में जैसे बुखार है. हिज माइंड इज एग्जॉस्टेड, उसका दिमाग थक चुका होता है. एंड हिज हार्ट इज पेनफुल, और उसके दिल में दर्द हो रहा होता है. द ग्राउंड इज स्लिपरी, और जो ग्राउंड होता है यानी जो जमीन होती है वो उस पर फिसलन होता है. देयर इज नो प्लेस फॉर हिम टू स्टैंड, और उसके लिए खड़ा रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है. एंड ही इज लुकिंग फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट, और वो कोई जगह ढूंढता है आराम के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैज डार्कनेड द इवनिंग ऑफ पोएट्स लाइफ, यानी किस चीज ने पोएट की जिंदगी की शाम को अंधेरे में डाल दिया है. इसका जवाब है इट इज लॉस ऑफ होप, यानी ये नाउमीदी होती है. दैट हैज डार्कनेड द इवनिंग ऑफ पोएट्स लाइफ, जिसने पोएट की जिंदगी की शाम को अंधेरे में डाल दिया होता है. इट हैज राइट बीन सैड दैट होप इज सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, यानी ये सही कहा है कि जो उम्मीद है जिंदगी इसी पे कायम है, यानी जब उम्मीद है तो तभी जिंदगी भी कायम होती है. व्हेन देयर इज नो होप लेफ्ट इन वंस लाइफ, अगर किसी की जिंदगी में उम्मीद बाकी नहीं होती है, लाइफ बिकम्स डल, तो उसकी जिंदगी डल बन जाती है, सुस्त बन जाती है. एंड फुल ऑफ डार्कनेस, और अंधेरे से भरी हुई होती है. एंड वंस डिजायर टू लिव नियरली हॉल्ट स्टॉप, और उसकी जो जिंदा रहने की ख्वाहिश होती है वो तकरीबन रुक जाती है. द क्लाउड्स ऑफ डिस्पेयर, यानी जो मायूसी के बादल होते हैं, सैडनेस के बादल होते हैं, डिप्रेशन के बादल होते हैं, और होपलेसनेस के यानी बेबसी के जो बादल होते हैं, हैव गैदर्ड इन हिज माइंड, उसके दिमाग में वो इकट्ठे हो जाते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. डिस्कस द पोएट्स रिग्रेट इन द पोएम, यानी पोएम में जो पोएट का पछतावा होता है, रिग्रेट होती है, इसका ये किस चीज के लिए यानी किस चीज के लिए ये अफसोस करता है, किस चीज के से पछतावा होता है, आपने वही डिस्कस करना है. आंसर है इसका इन द पोएम द पोएट रिमेंबर्स द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी जो पोएट होता है ये याद करता है अपने बचपन के दिन. इट वाज अ टाइम व्हेन लाइफ वाज फुल ऑफ जॉय, ये वो वक्त था जब जिंदगी खुशी से भरी हुई थी. एंड होप, और उम्मीद से. एंड फ्री फ्रॉम बर्डन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जो जिम्मेदारियों के बोझ थे उनसे इसकी जिंदगी आज़ाद थी. यानी बचपन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बोझ से, उनके बर्डन से जिंदगी आज़ाद थी. बट इन कंट्रास्ट, लेकिन इसके बरक्स, द पोएट हैज रीच्ड द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, जो पोएट होता है ये अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका होता है. एंड ही रिग्रेट्स दैट द पास्ट डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड डू नॉट रिटर्न, और उसे पछतावा इस चीज का होता है कि जो उसके बचपन के गुजरे हुए दिन हैं वो वापस नहीं आएंगे. ही फाइंड्स नो वे टू कॉल बैक टाइम्स दैट आर पास्ट एंड गॉन, यानी वो कोई भी तरीका ढूंढ नहीं पाता है जिससे वो गुजरे हुए दिनों को वापस बुलाए, यानी जिससे वो गुजरे हुए दिनों को वापस बुला सके. देयर इज नो होप एंड जॉय लेफ्ट फॉर हिम, अब इसके लिए कोई भी उम्मीद और कोई भी खुशी बाकी नहीं रही होती है. सो ही फील्स डिजेक्टेड, अब वो सैड महसूस करता है, यानी अब वो उदास महसूस करता है. एंड इज डिसअपॉइंटेड, और बिल्कुल मायूस हो जाता है. इट इज हिज मेंटल weariness एंड physical exhaustion which make him
लुक फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट। उसका दिमाग जो होता है वो बहुत ही थक चुका होता है। वेरीनेस का मतलब होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी उसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। एंड फिजिकल एग्जॉस्टन, और उसका जो जिस्म है वो भी बहुत थक चुका होता है। विच मेक्स हिम लुक फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट, यानी जो यानी जिसकी वजह से वो कोई जगह ढूंढता है आराम के लिए। तो आइए अब हम लिटरेरी डिवाइसेस सीखते हैं। क्वेश्चन, तो लिटरेरी डिवाइस का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द इमेजरी यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम, यानी आपने कमेंट करनी है इमेजरी पे जो इस्तेमाल की है पोएट ने इस पोएम में। अब उसका जवाब है द पोएट वेदपाल दीप नोन एज द ग्रेटेस्ट पिक्टोरियल आर्टिस्ट, यानी जो वेदपाल दीप है ये सब बहुत बड़ा पिक्टोरियल आर्टिस्ट था। यानी पिक्टोरियल आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट होता है जो ज्यादा पिक्चर्स का इस्तेमाल करता है समझाने के लिए। ही यूज्ड पिक्टोरियल इमेजरी इन दिस पोएम, इस पोएम में इसने बहुत सारी पिक्टोरियल इमेजरी इस्तेमाल की है। एन इवनिंग वेट इन विद रेन, यानी जो पोएम एन इवनिंग वेट विद रेन है इसमें ही क्रिएट्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ साइट्स एंड साउंड्स ऑफ एन इवनिंग वेट विद रेन, यानी बारिश से भीगी एक शाम के जो मनाजिर है और जो उसकी साउंड्स हैं उनकी एक साफ पिक्चर ये पैदा करता है, ये पेश करता है हमारे सामने। द होल एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इन द पोएम पोर्ट्रेज हिज सैडनेस, यानी जो पूरा एटमॉस्फेयर है जो इसने पैदा किया है पोएम में, ये कलमी तस्वीर पेश करता है सैडनेस की, होपलेसनेस की यानी बेबसी की, एंड डिप्रेशन और जहनी दबाव की। ही हैज यूज्ड द वर्ड पिक्चर्स एंड साउंड पिक्चर्स एज वेल, यानी उसने वर्ड पिक्चर की तस्वीर को इस्तेमाल किया है और साउंड पिक्चर्स की। एग्जाम्पल, विंडोज, डोर्स, इवनिंग्स ऑफ हाउसेस और वेट, यानी मकान के जो साइबान हैं, डोर्स हैं, विंडोज खिड़कियां हैं, वो क्या हैं, वो गीली हैं। ऐसे ही द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी, स्टिरिंग ऑफ लीवर्स ऑफ बुनियान ट्री, यानी बुनियान ट्री के जो पत्ते हैं उनकी हलचल, द साउंड ऑफ सिम्बॉल, और सिम्बॉल यानी ताल की आवाज, ये सारी इमेजरी इसने पोएम में इस्तेमाल की हुई है। तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम नई पोएम पढ़ेंगे। आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।